वेलकम टू इतिसा क्लासेस। अभी मैं ऊष्मा उपचार चैप्टर के बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ऊष्मा उपचार हीट ट्रीटमेंट के अंतर्गत हम लोग जानते हैं धातु के हीट ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो धातु दो प्रकार के हैं, लौह धातु और अलोह धातु, जिसको फेरस मेटल कहा जाता है और नॉन फेरस मेटल कहा जाता है। फेरस मेटल जिसका मुख्य घटक लोहा होता है यानी आयरन होता है। नॉन फेरस मेटल जिसमें मेन कंपोनेंट लोहा यानी आयरन नहीं होता है, जैसे कि तांबा। और लोहा में ही कुछ मिश्रण के रूप में, कंपोनेंट के रूप में यदि कार्बन मिलाते हैं तो स्टील का निर्माण होता है। लोहा में ही कार्बन, निकेल और क्रोमियम मिलाया जाता है तो स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है। अब क्या है, लोहा में कार्बन को मिलाया तो स्टील बना। तो कार्बन मिलाने से इसकी संरचना और गुणों में अंतर होता है, यानी स्टील के गुण उसके संरचना और अवयव पर निर्भर करते हैं कि इसमें कार्बन की कितनी प्रतिशत मात्रा मिलाएंगे, इसमें और कौन से कंपोनेंट होगा तो इसकी संरचना क्या बनेगी। तो इसके लिए हम ऊष्मा उपचार पढ़ते हैं, हीट ट्रीटमेंट पढ़ते हैं। अर्थात धातु या स्टील को विभिन्न तापमानों पर गर्म और ठंडा करके इसके संरचना में परिवर्तन करने की प्रक्रिया ऊष्मा उपचार कहलाती है। तो यानी कह सकते हैं जो स्टील को विभिन्न तापमानों पर गर्म करते हैं और उसे पुनः ठंडा करते हैं, जिसके कारण उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, जिसके कारण भौतिक और रासायनिक गुण उसके अंतर हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ऊष्मा उपचार में प्रयुक्त होने वाले स्टेप्स कौन कौन से हैं? हीटिंग है, सॉकिंग और होल्डिंग है और कूलिंग है। पहला, हम स्टील को पहले में क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कुछ देर बाद उसे होल्ड करते हैं, यानी देखिए अब तापमान को हम बढ़ा रहे हैं, उसके बाद तापमान को कांस्टेंट कर रहे हैं, फिर तापमान को घटा रहे हैं यानी कूल कर रहे हैं, यानी इसमें 3 स्टेप को अपनाया जाता है। चलिए हम बहुत बारीकी से इसके फिगर को समझेंगे। वाई एक्सिस पे हमने तापमान को लिया है, एक्स एक्सिस पर हमने लिया है कार्बन प्रतिशत को। आप देख रहे हैं 0, 0.2, 0.4, 0.6, 0.84, 1, 2.1 इत्यादि, ये कार्बन परसेंटेज को दिखा रहा है। और ये आपका वाई एक्सिस पर टेम्परेचर दिखा रहा है 600, 650, 700, 723, 800, 850, 900, इस तरह की ये टेम्परेचर दिखा रहे हैं। तब ये जो है हमें इससे ये जो हमें आयरन कार्बन डायग्राम कहते हैं, आयरन कार्बन डायग्राम में संरचनाएं हीट ट्रीटमेंट के बाद कैसे कैसे चेंज होती है, ये अध्ययन हम इस डायग्राम से करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम गर्म करते हैं, देखिए जब स्टील को गर्म करते हैं तब इसका तापमान हमारा बढ़ता है। तापमान बढ़ने के क्रम में एक निश्चित तापमान पर बढ़ता है, निश्चित तापमान तक बढ़ने के बाद यह रुक जाता है, यानी बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन इसके आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है, जिसे क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। देखिए जैसे जैसे तापमान बढ़ाया ये 723 तक एक आया। देखिए यहाँ हमने दिखाया है LCT यानी लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और ये हमने एक लाइन ऊपर ले गया है UCT अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, जब स्टील को गर्म किया जाता है तो उसका तापमान बढ़ता है, और एक समय ऐसा आता है कि उसका तापमान बढ़ना बंद हो जाता है, लेकिन उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। अब देखिए संरचना क्या है, कार्बन का प्रतिशत अलग अलग है। तो अगर फेराइट जो है, फेराइट में कार्बन का प्रतिशत 0.008% से लेकर 0.025% तक होता है। आप इसमें देखिए पियर लाइट का हम बात करें तो 88% फेराइट होता है, 12% सेमेंटाइट होता है। अब बात कर ले हम इसकी और हम विशेष चर्चा आगे करते हैं। क्रिटिकल, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर का ये लाइन है। तो जिस तापमान पर स्टील का ताप बढ़ना बंद हो जाता है और आंतरिक संरचना का परिवर्तन शुरू हो जाता है, जैसे आप तापमान देख रहे हैं 723 डिग्री सेल्सियस, तो ये तापमान आपका लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाएगा। अब आप यहाँ देख रहे होंगे, यहाँ फेराइट और पियर लाइट है, सेमेंटाइट और पियर लाइट है। पियर लाइट को हम रेड लाइन से दिखा रहे हैं, ऑस्टेनाइट में बदला है। आप यहाँ फिर देख रहे हैं पियर लाइट ऑस्टेनाइट में बदला है। फेराइट का फेराइट है, सेमेंटाइट का सेमेंटाइट है। अभी ऑस्टेनाइट और सेमेंटाइट अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद एक घुल मिल गया है जिसको ऑस्टेनाइट का है। इसमें यानी कार्बन पूरी तरह से घुल गया है, ये ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर बना है। ऑस्टेनाइट और फेराइट पूरी तरह से मिल करके ऑस्टेनाइट बना है, यानी ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद है।
तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है, यानी जिसमें कार्बन आपका आयरन में पूरी तरह से घुल जाए, मिक्स विथ आयरन फुल्ली एट 800 से 900 डिग्री। कहीं कहीं आपका 800 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा, कहीं कहीं 900 डिग्री सेल्सियस। तो ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर कहलाता है। आप इसमें बहुत बारीकी से देख सकते हैं, पियर लाइट आपका ऑस्टेनाइट में बदला है, पियर लाइट यहाँ पे ऑस्टेनाइट में बदला है, यानी ये 723 के बाद ये टेम्परेचर 900 तक गया है। तो इसकी क्या है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से जैसे ही ऊपर जाते हैं तो ये क्या होगा, संरचना चेंज हो जाएगा। पियर लाइट ऑस्टेनाइट में, पियर लाइट ऑस्टेनाइट में, ऑस्टेनाइट और सिमेंटाइट इससे ऊपर जाते हैं तो ये ऑस्टेनाइट कहलाता है। अब एक बात यहाँ पर आती है कि स्टील के मुख्य घटक कौन है, कार्बन है, यानी कार्बन का परसेंटेज देख रहे हैं आप, यहाँ से मिलाएंगे यहाँ से मिलाएंगे, इसका टेम्परेचर मिलता जाएगा। तो जब स्टील में कार्बन की मात्रा, आप एक लाइन देख रहे हैं 0.84% कार्बन की मात्रा होती है, और ये देखिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जहाँ पर मिल रहा है, यहाँ देख रहे हैं रेड लाइन से हमने दिखाया है, इसको नीचे की ओर ले गया तो 0.84, तो ये आपका कहलाता है 0.84, यानी कार्बन की प्रतिशत मात्रा पर यूटेक्टोइड स्टील कहलाता है। क्या कहलाता है, यूटेक्टोइड स्टील कहलाता है, यानी जहाँ पर अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जिस बिंदु पर मिलता है और उससे जिस पर आपका कार्बन की प्रतिशत मात्रा 0.84% होती है, तो ये कहलाता है यूटेक्टोइड स्टील। जब कार्बन की प्रतिशत मात्रा इससे कम होगी, इससे कम होगी, जैसे 0.84 से इधर नीचे 0.2, 0.4, 0.6 इधर अब नीचे होगी, तो ये कहलाएगा हाइपोइक्टेक्टोइड स्टील। इधर जो बनेगा हाइपोइक्टेक्टोइड स्टील बनेगा। लेकिन 0.84% जब इसकी मात्रा अधिक होगी कार्बन की, तो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील होगा। जैसे हमने दिखाया है 0.84% से लेकर 2.1% तक, यानी यहाँ से यहाँ तक जब कार्बन की प्रतिशत जो मात्रा होगी, ये कहलाएगा आपका हाइपोइक्टेक्टोइड। ये लाइन से लाइन हाइपर इक्टेक्टोइड स्टील कहलाएगा। अब ये जब स्टील को गर्म किया जाता है और एक निश्चित तापमान तक वहाँ कुछ समय के लिए होल्ड कराया जाता है। अब ये देखिए हमने हीटिंग किया, हमने दिखाया पहले हीट करते हैं फिर इसको होल्ड कराया जाता है। तो जो होल्ड कराने की क्रिया है वो सॉकिंग कहलाती है। कभी कभी हम लोग कन्फ्यूज होता है ये सॉकिंग क्या है। तो जिस तापमान पर आपको टेम्परेचर को कुछ समय के लिए होल्ड किया जाता है वो सॉकिंग कहलाता है। और उसके बाद देख रहे हैं टेम्परेचर डिक्रीज करना यानी कूलिंग करना। कूलिंग करने से मतलब है क्योंकि ऊष्मा उपचार में हमारा हीटिंग है, सॉकिंग है और कूलिंग है। थर्ड स्टेप में हमने बताया था कूलिंग है, अर्थात इसी को क्विंचिंग कहते हैं। क्विंचिंग करना स्टील को गर्म करने के पश्चात विभिन्न माध्यमों में ठंडा करने पर अलग अलग संरचनाएं प्राप्त होती है, जिसके कारण गुण भी अलग अलग होते हैं। तो हीट ट्रीटमेंट हम अलग अलग गुण और अलग अलग संरचनाएं प्राप्त करते हैं। विभिन्न माध्यमों में कूलिंग और क्विंचिंग का हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं। क्योंकि 723 डिग्री से जैसे ही हम ऊपर जाते हैं अपर क्रिटिकल लाइन पे, तो ये स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट का मिलता है। तो ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से प्राप्त होता है। ऑस्टेनाइट को यदि हम पानी में ठंडा करते हैं, तेल में ठंडा करते हैं, हवा में ठंडा करते हैं, फर्नेस में ठंडा करते हैं, मतलब अलग अलग माध्यमों में ठंडा करेंगे तो अलग अलग स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगा। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर है, पानी में हमने ठंडा किया है तो ये पानी में ठंडा रैपिड कूलिंग हुआ। तो रैपिड कूलिंग होने के बाद इसके शार्प जैसे शीशा टूटने के बाद इसके स्ट्रक्चर शार्प होते हैं वैसे शार्प होता है। तो ये क्या होगा, शार्प स्ट्रक्चर मिला जिसका हमने नाम दिया मार्टेनसाइट। अब ये इंटरमीडिएट कूलिंग है, ये स्लो कूलिंग है, वेरी स्लो कूलिंग हमने फर्नेस में लिया है। तो जैसे जैसे कूलिंग हमारा घटेगा वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है कोर्स होता जाएगा। ये आप देख रहे हैं नज़दीक नज़दीक है, कुछ दूर है, ये कुछ दूर है। तो ये आपका वेरी फाइन ग्रेन है और ये फाइन ग्रेन हमने इसका नाम दिया है, यानी कुछ स्ट्रक्चर इसका कोर्स हो जाएगा। तो कोर्स होने के कारण और वेरी स्लो आपका क्विंचिंग कूलिंग होने के कारण ये जो है इसका नेचर यानी गुण सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे हमने ये उदाहरण दिया है पियर लाइट, यानी वेरी स्लो अगर हम क्विंचिंग करते हैं तो पियर लाइट प्राप्त होता है और रैपिड कूलिंग करते हैं तो मार्टेनसाइट प्राप्त होता है। कभी कभी क्या करते हैं हम पानी में नमक मिला देते हैं तो नमक मिलाने से ब्राइन सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे आप देखते हैं
इमर्जन रड पर स्केलिंग होती थी। स्केलिंग को हटाने के लिए हम ब्राइन सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं। अब मार्टेनसाइट का गुण क्या है, आप देख सकते हैं, हम जब इधर से इधर एक लाइन ड्रॉ किए हैं, यानी इधर से इधर सॉफ्टनेस से हार्डनेस की ओर बढ़ा है, यानी ये स्ट्रक्चर हार्डनेस देगा और ये सारे स्ट्रक्चर सॉफ्टनेस देंगे। तो आप देख रहे हैं मार्टेनसाइट का गुण क्या है, इसके वेरी फाइन ग्रेन होंगे, चुंबकीय, इसका सबसे बेनिफिट क्या है, ये चुंबकीय गुण का होगा। साथ में वियर रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि रैपिड कूलिंग के बाद ये हार्डनेस काफ़ी हार्ड हो जाता है। हार्ड होता है तो जो हार्ड होता है उसमें घिसने की संभावना तो नहीं होती है, दूसरे को काट सकता है लेकिन ये घिस नहीं सकता है। अब ये इधर हम देखते हैं पियरलाइट की बात करें, हमने बताया था इसमें फाइन कण होते हैं, बट इसका सबसे अलग जो गुण होगा चुंबकीय गुण देगा और ये सॉफ्ट होने के कारण इसमें मशीनेबिलिटी आएगा, मशीनीकरण का गुण आ जाएगा। ऊष्मा उपचार के प्रकार कौन कौन से हैं? ऊष्मा उपचार के प्रकार मुख्यतः 5 हैं। नाम है हार्डनिंग, टेम्परिंग, एनीलिंग, नॉर्मलाइजिंग और सरफेस हार्डनिंग। अब सरफेस हार्डनिंग के सब डिवीजन कौन है? केस हार्डनिंग, नाइट्राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन हार्डनिंग। नाइट्राइडिंग में सरफेस को नाइट्रोजन चाहिए इसलिए अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं। इससे ज़्यादा सवाल आपको आते नहीं है। ये नाइट्राइडिंग के लिए हम अमोनिया इस्तेमाल करते हैं, नाइट्रोजन के लिए हमेशा पूछा जाता है। अब आइए हार्डनिंग के बारे में हम लोग पढ़े। हार्डनिंग क्या? ऊष्मा उपचार के लिए हार्डनिंग में कूलिंग मीडियम के रूप में एयर ब्लास्ट, तेल और आपका पानी का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग के लिए। तो हाई स्टेनलेस स्टील कब बनेगा? जब इसमें क्विंचिंग के लिए एयर ब्लास्ट या तेल का इस्तेमाल करेंगे। कार्बन स्टील कब बनेगा? जब इसके क्विंचिंग मीडियम पानी का इस्तेमाल करेंगे। तो इससे क्या होगा? हार्डनिंग के पश्चात क्या होगा? हार्डनिंग अगर इसका करेंगे क्विंचिंग मीडियम के बाद तो ये क्या होगा? कटिंग, इसमें कटिंग एबिलिटी बढ़ेगी, मतलब हार्डनेस बढ़ेगा। वियरिंग रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब इसमें काटने का तो गुण बढ़ेगा ही, दूसरा इसमें घिसने की विरोध करने का गुण भी बढ़ेगा। तो हार्डनिंग हम इसलिए करते हैं, ये हमें गुण प्राप्त होता है। टेम्परिंग, इसका उपयोग हम लोग एक्सट्रीमली ब्रिटलनेस को हटाने का, ब्रिटलनेस हम लोग जानते हैं, जैसे मान लिया शीशा को हम पटकते हैं तो वो चूर चूर हो जाता है, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज है। तो ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी को हटाने के लिए टेम्परिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ये टेम्परिंग देख रहे हैं। तो अगर ब्रिटलनेस प्रॉपर्टीज हटेगा तो इसमें टफनेस का गुण होगा। तो टफनेस रिलेटेड है आपका शॉक से, तो टफनेस बढ़ेगा तो शॉक ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। तो टेम्परिंग किस गुण के लिए करते हैं? टफनेस और शॉक्स बढ़ाने के लिए करते हैं, ब्रिटलनेस को हटाने के लिए करते हैं। एनिलीन के किस लिए करते हैं? एनिलीन हीट ट्रीटमेंट में क्या होता है? इसमें स्लो कूलिंग के लिए जो गर्म स्टील होता है, गर्म स्टील को बालू और सूखी राख से ढक दिया जाता है और फिर हवा के संपर्क में लाया जाता है और अंततः इसे रूम टेम्परेचर पर क्विंचिंग करते हैं, रूम टेम्परेचर तक लाते हैं। स्लो कूलिंग होने के कारण इसके ग्रेन जो होते हैं कोर्स होते हैं। हमने बताया था जिसमें स्लो आपका कूलिंग दिए हैं, वेरी स्लो कूलिंग दिए हैं, उसके ग्रेन जो होंगे थोड़ा कोर्स होंगे, फाइन, वेरी फाइन नहीं होंगे। तब उस कंडीशन में क्या होगा? इसका नेचर सॉफ्टनेस होगा। सॉफ्टनेस होगा तो इसके साथ सॉफ्टनेस होगा तो डक्टिलिटी का गुण बढ़ेगा, डक्टिलिटी का गुण बढ़ेगा तो इसमें मशीन एबिलिटी का गुण बढ़ेगा। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट होता है, ये इंटरनल स्ट्रेस को रिलीव कर देता है, मतलब रिमूव कराता है, इसलिए एनिलीन का प्रयोग। तो एनिलीन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए करते हैं, मशीनेबिलिटी के लिए करते हैं, डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, इंटरनल स्ट्रेस को बढ़ाने के लिए करते हैं। और एट लास्ट हम एक नॉर्मलाइजिंग देख रहे हैं, इसमें कूलिंग के लिए हवा का इस्तेमाल करते हैं और इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ग्रेन स्ट्रक्चर को रिफाइन करने के लिए करते हैं। और ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन होगा तो इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अर्थात मैकेनिकल गुण बढ़ेंगे। धन्यवाद। स्टे होम, सेफ होम।